नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। और सबसे पहले बात विधानसभा के मानसून सत्र की। विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र की शुरुआत में सबसे पहले दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इसके बाद सदन में प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, जिसमें मुंगेली विधायक पुन्नू लाल मोहिले ने कृषि पंप कनेक्शन का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 21,932 अस्थायी कनेक्शन को स्थायी किया गया है प्रदेश में। साथ ही वित्तीय वर्ष में पूरे प्रदेश में 53,347 कृषि पंप के कनेक्शन भी दिए गए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं घरेलू नल कनेक्शन का मामला भी विधानसभा में उठा, जिसका जवाब मंत्री रुद्रगुरु कुमार ने दिया, लेकिन मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। और इससे पहले सीएम भूपेश बघेल विधानसभा भवन में पहुंचकर नए बने सीएम कक्ष का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हिस्सा उन्होंने लिया, जिसमें सत्र को चलाने पर चर्चा हुई। सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा सत्र में माननीय धर्मजीत जी और सभी हमारे विधायक साथी लोग इस मामले को उठाए थे कि जितने भी अस्थायी कनेक्शन हैं उसे दे दिया जाए, तो उसमें करीब 31,932 अस्थायी कनेक्शन उसको स्थायी करने का। और मैं आपको आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय सदन को बताना चाहूंगा कि 31,932 के विरुद्ध में 36,730 स्थायी कनेक्शन दिए गए और जो ऑफ ग्रिड है उसमें 16,617 कनेक्शन दिए गए। तो अभी तक के वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक 53,347 कनेक्शन पूरे प्रदेश में दिए गए अध्यक्ष महोदय, जो अब तक के जितने भी वित्तीय वर्ष में जो कनेक्शन दिए उसमें ये रिकॉर्ड है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से जेजेएम लॉन्च हुआ है, निरंतर हमारी सरकार योजनाओं पे अमल करते हुए नियम के हिसाब से, क्योंकि नियम इसमें केंद्र के हैं कि और इसमें आधा अंश हमारा रहता है और आधा केंद्र का रहता है, 50-50% रहता है, तो दोनों के अमाउंट को मिला के योजना बनाई जाती है। जबकि यहाँ पे ना पूरा जवाब में ही पूरा दिया गया था कि दोनों के अंश को बराबर मिला के सारी योजनाओं को ना संचालित किया जा रहा है। और आज के तारीख में 25% काम पूरा हो चुका है। अगर पूर्व में ही भाजपा की सरकार अगर पिछले 15 सालों में अगर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के पीछे कुछ काम की होती तो हमें जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। जीरो से हमने स्टार्ट किया और आज की तारीख में 25% हमारा काम कंप्लीट हो गया है। निरंतर टेंडर लगी रहे हैं पूरे जिलों में और निश्चित तौर पे 2023 के अंत तक पूरे प्रदेश में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया। केंद्र सरकार के द्वारा जल मिशन के अंतर्गत जो राशि दी गई कि छत्तीसगढ़ के एक एक घर में पानी पहुंचा सके, गरीबों के घर में भी टैप नल की व्यवस्था हो और शुद्ध पेयजल मिल सके, ये प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। इसके लिए उन्होंने नया मंत्रालय बनाया, बजट की राशि दी गई, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार आज जो स्थिति में है, केंद्र के हमारे मंत्री ने समीक्षा किया तो छत्तीसगढ़ 30वें नंबर पर है। 49 लाख लोगों के घर में पानी पहुंचाना है। 20 में योजना प्रारंभ हुई है और अभी 6 लाख लोगों के घर में पानी पहुंचाई गई है। सितंबर 2023 में योजना को पूर्णता की ओर पूर्ण होना है और 23 तक की सितंबर तक की योजना है। लेकिन जिस मंथर गति से छत्तीसगढ़ में नल जल योजना के कार्य चल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि केंद्र के जो राशि है उपयोग कर पाने में छत्तीसगढ़ की सरकार विफल हुई है, असफल है। मंत्री जी जवाब नहीं दे सके और इसके लिए हम लोगों ने वहीं प्रदेश की सरकार के खिलाफ कल बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। जी हां, अविश्वास प्रस्ताव के लिए यहां पर चर्चा हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में। अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक विधानसभा के अंदर हुई। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी ने अपने विधायकों के लिए व्हिप भी जारी किया। चीफ व्हिप शिवरतन शर्मा ने जारी करते हुए पार्टी के सभी विधायकों को कल सदन में रहने के लिए कहा है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधानसभा को
सूचना भी दे दी गई है। अगरतला रेप मामले के पीड़ित परिवार को बीजेपी विधायक दल ने 1 लाख रुपए की सहायता देने का फैसला भी किया है। सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और उसके बाद में हमारे सभी विधायकों को व्हिप जारी किया गया है कि सभी विधायक अनिवार्य रूप से सदन में कार्यवाही चलते तक सब उपस्थित रहे और ये सुनिश्चित कर सके जो जिस समय भी चर्चा होगी हम जो भी आरोप इस सरकार के खिलाफ में लगाएंगे, चर्चा करेंगे। और इसलिए 3.5 साल के बाद में इस सरकार ने विश्वास खो दिया है। जनता के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में किए थे। एक बड़ी घटना जो अकलतरा में घटी, हम सेकंड निर्भया कह सकते हैं। आज तक सरकार की ओर से ना तो कोई पूछने के लिए गए परिवार से, ना कोई बातचीत किए ना। तो सत्र के पहले दिन सदन में क्या कुछ गहमा गहमी रही वो हम जानेंगे। सीधे राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी युगल जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। युगल, जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि सत्र की शुरुआत हंगामेदार होगी, वैसा ही कुछ हुआ। विपक्ष का वॉकआउट भी देखा और अविश्वास प्रस्ताव भी कल विपक्ष लाने वाला है। युगल, देखिए सुमित, जिस तरह से अनुमान था कि बीजेपी आक्रामक तेवर में विधानसभा में दिखेगी और पहले दिन ही जिस तरह से बीजेपी ने बड़े ही आक्रामक तेवर ढंग से पूरे मामले को उठाया। पीएचई जो मंत्री है रुद्र गुरु, उन्हें जमकर घेरा और जल जीवन मिशन को लेकर के उन्होंने जमकर निशाना साधा। और जिस तरह से यहाँ पर जो सवाल जवाब आए, उन्होंने जब बीजेपी ने सवाल किया और जो जवाब आए पीएचई मंत्री की ओर से, उसे बिल्कुल वो नाखुश दिखे। और बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि 37 लाख और जो 74,000 जो कनेक्शन लगने थे वो बिल्कुल लग नहीं पाए हैं। महज 5 से 6 लाख कनेक्शन है वो दिए गए हैं। और योजना में जो राज्यांश की जो राशि दी जाती है उसे भी दिया नहीं गया है। ये आरोप लगाते हुए उन्होंने वॉकआउट भी किया। और जिस तरह से हंगामेदार पूरी तरह से सदन रहा। और ये बड़ी बात यह है कि आज पहले दिन ही विधानसभा में जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सचिवालय को भी सूचना बीजेपी ने दे दी है और साथ ही साथ व्हिप भी जारी कर दिया है। और सभी बीजेपी के विधायक हैं उन्हें उपस्थित रहने को सदन में कहा गया है। तो ये बड़ी बात कही जा सकती है, जैसे जैसे सदन चलेगा वैसे वैसे और भी हंगामे के आसार है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। और खास करके जो अकलतरा में जो घटनाएं घटित हुई है उसको लेकर भी जम करके हंगामा बोला। लेकिन कांग्रेस ने भी उन्हें माकूल जवाब देने का जो प्रयास है वो किया है। और जिस तरह से उन्होंने पूरी जो सरकार की जो योजना है और जिस तरह से धरातल पर जो काम कर रही है उसे गिनाया भी है। लेकिन बीजेपी जो विपक्ष में है वो इनसे पूरी तरह से नाखुश नजर आई और यही वजह है कि वॉकआउट कर बीजेपी भी निकल गई। जी ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की दूसरी सालगिरह पर सीएम भूपेश बघेल ने हितग्राहियों के खाते में 7 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की, जिसमें 1 जुलाई से 15 जुलाई तक राज्य के गौठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 69 लाख रुपए भुगतान हुआ। गौठान समितियों को 2 करोड़ 88 लाख और महिला समूहों को 1 करोड़ 91 लाख रुपए की लाभांश राशि का भुगतान किया गया। योजना के 2 साल पूरे हो रहे हैं। आज ही के दिन 20 जुलाई 2020 को हरेली त्योहार के दिन हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक राज्य में लगातार गोबर की खरीदी और वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। केवल 2 वर्ष के इस योजना में ने जो सफलता अर्जित की है वह अद्वितीय है। न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में इस योजना को सराहा जा रहा है। गोधन न्याय योजना को और विस्तारित करते हुए अब गोबर के साथ साथ गौमूत्र की भी खरीदी करने का निर्णय शासन ने लिया है। इसकी शुरुआत 28 जुलाई को हरेली त्योहार से की जाएगी। गौमूत्र की खरीदी के लिए 4 रुपये प्रति लीटर की दर प्रस्तावित है। मैंने पूर्व में घोषणा की थी कि महिला स्व सहायता समूहों तथा सहकारी समितियों को बोनस दिया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। महिला समूहों को 1 रुपया तथा सहकारी समितियों को प्रति किलो वर्मी कंपोस्ट विक्रय पर 10 पैसे का बोनस मिलेगा।
खबर दुर्ग से, जहां पर नगर पालिका परिषद कुम्हारी के नए भवन का लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल ने किया। भवन का लोकार्पण, आजीविका मिशन की महिलाओं को चेक का वितरण भी किया। नवनिर्मित कुम्हारी स्टेडियम का लोकार्पण किया सीएम भूपेश बघेल ने। तो सीएम भूपेश बघेल ने नगर पालिका परिषद कुम्हारी के नए भवन का लोकार्पण किया है और आजीविका मिशन की महिलाओं को चेक का वितरण भी किया है। और सीएम भूपेश बघेल ने इसके साथ ही नवनिर्मित कुम्हारी स्टेडियम का भी लोकार्पण किया। तो सौगात यहां पर दुर्ग को यहां मिली है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से, जहां पर नगर पालिका परिषद कुम्हारी के नए भवन का लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल ने किया और आजीविका मिशन की महिलाओं को भी सौगात दी। आजीविका मिशन की महिलाओं को चेक दिया, सीएम भूपेश बघेल ने चेक दिए हैं। वहीं नवनिर्मित कुम्हारी स्टेडियम का लोकार्पण भी किया है सीएम भूपेश बघेल ने। वहीं कल ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत दुरुपयोग का आरोप कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। सोनिया गांधी को ईडी के नोटिस के विरोध में कांग्रेस का यह प्रदर्शन होना है। कांग्रेस नेताओं ने एसपी के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। श्रीमती सोनिया गांधी को ईडी के द्वारा भेजे गए सम्मन के विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी हजारों की संख्या में कांग्रेस दल एकत्रित होकर ईडी के इस बर्ताव के खिलाफ, ईडी के इस सम्मन के खिलाफ। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों से जुड़े अधिनियम को निरस्त करने की मांग की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर उन्होंने 28 जून 2022 को जारी अधिसूचना क्रमांक 459 को निरस्त करने की मांग की है। राजेश तिवारी ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के मौलिक अधिकारों के समाप्त होने की बात पत्र में लिखी। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की थी। वहीं धनपरी में बीजेपी निगम का घेराव करने निकली, जिसको लेकर निगम दफ्तर में जमकर हंगामा हुआ। 1.5 घंटे तक पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच नोकझोंक चलती रही। बीजेपी ने नगर में सफाई, जलभराव, अवैध निर्माण समेत कई मुद्दों को लेकर आक्रोश रैली भी निकाली, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। बाद में बीजेपी ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद मामला शांत हुआ। आपने सुना होगा, अभी मकेश्वर वार्ड की मेरी माताएं बता रही थी कि बरसते पानी में उनको किराए के घर में रहना पड़ रहा है। आवास की किस्त नहीं आई है। इन्होंने बोल दिया देंगे। एक 20 वर्ष की जवान बेटी, हमारी बच्ची वहां खत्म हो गई। पट्टा देने की बात किए थे, अगर पट्टा दे देते तो आज एक पढ़ी लिखी बच्ची जिसका स्वर्णिम भविष्य था वो अंधकार में नहीं होता। उसका घर की पीड़ा को बताने के लिए आपने 4 दिन पहले देखा होगा, बरसात का पानी, आप जैसे जागरूक पत्रकार ने उस न्यूज को उठाया। नेशनल न्यूज में धमतरी की बात गई, लेकिन शर्मसार स्थिति में गई। धमतरी में 5-5 फीट पानी भरे हुए हैं। पहली बार हुआ कि गोल बाजार 4-5 फीट। उनके कुछ विभिन्न मांगे हैं, निगम से कुछ इश्यूज हैं, उन दोनों ने लिख के अवगत कराया है। कलेक्टर साहब के नाम पे ज्ञापन है। वो ज्ञापन मैं भी पूरा पढ़ा नहीं हूँ, बस अभी एसडीएम साहब को उन्होंने ज्ञापन दिया है, तो देखेंगे उसमें जो हमारे तरफ से होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। और
आगे बढ़ते हैं। 3 दिन पहले दुर्ग के शिवनाथ नदी में डूबे कार को नदी से निकाल लिया गया और 3 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को कामयाबी मिल पाई। मछुआरों की सहायता से नदी में डूबे कार को खोजकर निकाला है। कार में रायपुर के रहने वाले निशांत भंसाली का शव मिला है। बताया जा रहा है कि 17 जुलाई को घर में विवाद के बाद निशांत भंसाली कार लेकर घर से निकल गया था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट रायपुर के तिकरापारा थाने में लिखवाई गई थी। पुलिस के मुताबिक पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट निशांत भंसाली ने आत्महत्या की। 60 घंटे से अधिक वक्त से चल रहा शिवनाथ नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। एक कार मिली है, रायपुर की कार मिली है, उसमें एक युवक की लाश भी मिली है। पूरी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ में एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव हमारे साथ में। सर, किस तरह का रेस्क्यू था और क्या अभी सफलता मिली है? संडे रात में 11 से 11:30 के बीच में एक कार के डूबने की बात मछुआरों से हमारे सामने आई। मंडे मॉर्निंग 5 बजे से ही पहले एफडीआरएफ और जिला बल, उसके बाद एनडीआरएफ, करीब 20 से ज़्यादा बोट, 100 से ज़्यादा कर्मचारी लगातार एरिया की स्कैनिंग कर रहे थे। लेकिन तेज़ बारिश के कारण 100 फीट जलस्तर था, करंट बहुत ज़्यादा था पानी में और मटमैला पानी होने के कारण सर्चिंग में व्यवधान आ रहा था। कल मेरे द्वारा खुद पूरे एरिया की स्कैनिंग की गई। जो मछुआरे थे उनसे बात किया गया। लास्ट स्पॉट जो उसने बताया जहाँ पे उसने गाड़ी को ब्लिंक करते हुए देखा, वहाँ पर आज 50 मीटर में सघन चेकिंग की गई। सीसीटीवी फुटेज द्वारा भी पता लगाया गया कौन सी गाड़ियाँ इधर पे पार हुई थी। 80 गाड़ियों को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। सभी के मालिकों को फ़ोन किया गया। फ़ोन करने पे टिकरापारा रायपुर निवासी संडे को ही शाम को 5-6 बजे घर से लड़के निकलने की बात सामने आई थी। उसके स्वजनों को भी आज यहाँ बुला लिया गया था। करीब 1:30 बजे गाड़ी को लोकेट किया गया और करीब मेहनत के बाद 3 बजे इसको करीब निकाला गया। परिजनों ने इसकी पहचान तुरंत कर ली है। ये निशांत के रूप में हुई है, जो कि 36 वर्षीय रायपुर टिकरापारा निवासी है, अकाउंटेंट है और पारिवारिक विवाद के कारण प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या नजर आ रही है। पोस्टमार्टम अभी की जाएगी, जिसके बाद और भी चीज़ें सामने आएंगी। सर, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी रही, लेकिन मछुआरे जब आए उसके बाद में सफलता मिली। वो मछुआरों का काफ़ी योगदान रहा है। मछुआरे पहले दिन से हमारी योगदान में उतरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने ही सूचना दी थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मछुआरे सबका अपना योगदान है, लेकिन मछुआरों का सबसे बड़ा योगदान है उन्होंने हमें जानकारी दी और डिटेक्ट करने में और निकालने में भी उनकी बहुत योगदान था। निश्चित रूप से 15 अगस्त को कलेक्टर महोदय द्वारा उनको जो है सम्मानित किया जाएगा। उनको लाइफ गार्ड के रूप में यहाँ नौकरी भी दी जा सकती है। लगातार वो जनता की मदद में लगे रहते हैं और निश्चित रूप से उनको जो है पदक के लिए भी उनको जो है उनका नाम आगे अग्रसर किया जाएगा। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर अभिषेक पल्लव, एसपी, बता रहे थे कि किस तरह से ये पूरी घटना रही थी, किस तरह से आज ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। निशांत भंसाली के रूप में शव की शिनाख्त हुई है। 17 तारीख को वो घर से गायब था। पारिवारिक विवाद माना जा रहा है। तो अभी फिलहाल परिजनों को सूचना दे दी गई है। उसके बाद में कार को बाहर निकालकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो एक बड़ी यहाँ पर सफलता पुलिस को मिली है। हालांकि इस सफलता को पाने के लिए 3 दिन लग गए हैं और इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका मछुआरों की रही है। एसपी ने साफ किया है कि जो मछुआरे इसको ऑपरेशन को सफल बनाए हैं उनको 15 अगस्त को सम्मानित भी किया जाएगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर।